हत्या का सुराग। मेरे पति श्री बाबूराव डोगंवास पिछले महीने की 5 तारीख से लापता हैं। वह रहोड़ी से नासिक जाने के लिए रवाना हुए और तब से न तो वह लौटकर वापस आए और न उनका कोई पता लग रहा है। उनके संबंध में निम्नलिखित पते पर सूचना देने वाले व्यक्ति को समुचित पुरस्कार दिया जाएगा। सुखूबाई, रहोड़ी, अहमदनगर। नासिक के एक मराठी दैनिक पत्र ने उपर्युक्त विज्ञापन प्रकाशित होने के कई महीने बाद भी बाबूराव का कोई पता न लग सका। बाबूराव के इस प्रकार अकस्मात गायब हो जाने से उनके मित्र और सगे संबंधी सभी चिंतित हो उठे। ज्यों-ज्यों समय बीतता, लोगों की चिंता और संदेह बढ़ता जाता। जब अन्य सभी उपाय विफल हो गए तो बाबूराव के एक निकट संबंधी ने घटना का पूरा विवरण देते हुए उनके रहस्यपूर्ण ढंग से अचानक गायब हो जाने की सूचना पुलिस को दी। बाबूराव के संबंध में कोई सुराग न मिलने पर लगभग 10 महीने बाद इस रहस्यपूर्ण मामले की जांच का कार्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा खुफिया पुलिस को सौंप दिया गया। बाबूराव के रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ करने पर पुलिस को मालूम हुआ कि 40 वर्षीय बाबूराव कुछ वर्षों से रहोड़ी में भोजनालय चला रहे थे। उनका अधिकांश समय भोजनालय की व्यवस्था में व्यतीत होता था और रात को सब काम से छुट्टी पाकर ही वह दम लेते थे। भोजनालय के बगल में 2 कमरे और थे जिनमें वह अपनी युवा पत्नी सुखूबाई के साथ रहते थे। पुलिस को ये भी मालूम हुआ कि बाबूराव के साथ उनकी एक विधवा बहन भी रहती थी, किंतु बाबूराव के गायब हो जाने के बाद सुखूबाई से उसका लड़ाई झगड़ा हुआ और इसी कारण वह अपने गांव चली गई। पुलिस इंस्पेक्टर देशपुत्रे जब सुखूबाई से पूछताछ करने भोजनालय पहुंचे तो वहां श्रीपाद नामक एक अन्य व्यक्ति भी बैठा था। बातचीत शुरू करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर ने सुखूबाई से पूछा, बाबूराव के अचानक गायब हो जाने का क्या कारण हो सकता है? मैं क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, सुखूबाई ने रूंधे गले से उत्तर दिया। मेरा तो भाग्य फूट गया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो इस तरह अचानक कहाँ चले गए। आपसे किसी बात पर उनका कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? इंस्पेक्टर ने दूसरा प्रश्न किया। नहीं, झगड़े का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वह मेरा बहुत ध्यान रखते थे। ये कहते हुए बाबूराव की याद में उसका गला भर आया और आंखों से आंसू बह निकले। पुलिस इंस्पेक्टर ने सुखूबाई को समझाते हुए कहा, आप इस तरह दुखी न हो, हम बाबूराव का पता लगाने में कोई कसूर उठा न रखेंगे। ये तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, पर मुझे तो अब उनके वापस लौटने की कोई आशा नहीं रह गई है। उन्हें गायब हुए 10 महीने बीत गए और आज तक उनका कोई पता न लग सका। फिर भी आप निराश न हो, पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ सोचते हुए पूछा। अच्छा ये बताइए, अब आप भोजनालय कैसे चला रही हैं? श्रीपाद और नौकरों की सहायता से भोजनालय किसी प्रकार चल रहा है। श्रीपाद कौन? वो चुंगी कार्यालय में काम करता है और इस मुसीबत में वही हमारी सहायता कर रहा है, सुखूबाई ने उत्तर दिया। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, आवश्यकता पड़ने पर मैं फिर आपसे मिलूंगा, पुलिस इंस्पेक्टर ने उठते हुए कहा। इस बातचीत से पुलिस अधिकारी देशपुत्रे को ये समझ में न आ रहा था कि सुखूबाई की सुख सुविधा तथा भोजनालय की व्यवस्था में श्रीपाद इतनी रुचि क्यों ले रहा है। पुलिस द्वारा उसी दिन से श्रीपाद की गुप्त निगरानी आरंभ कर दी गई। 3 ही 4 दिन में यह मालूम हो गया कि श्रीपाद का अधिकांश समय सुखूबाई के पास व्यतीत होता है। होटल के कर्मचारियों से बातचीत करने पर पुलिस को ये रहस्य भी मालूम हो गया कि कई वर्षों से श्रीपाद का सुखूबाई के साथ अनैतिक संबंध है। इन तथ्यों के आधार पर पुलिस इंस्पेक्टर देशपुत्रे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि बाबूराव के अचानक गायब हो जाने के पीछे कोई राज अवश्य है। यद्यपि अब तक कोई ऐसा सुराग न मिल पाया था जिससे कोई सही अनुमान लगाया जा सकता, फिर भी श्रीपाद और सुखूबाई के संबंधों की जानकारी हो जाने पर पुलिस का उन पर संदेह बढ़ गया था। बाबूराव के भोजनालय में 3 नौकर थे जिनमें से 2 काफी पुराने थे। बाबूराव के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इंस्पेक्टर ने नौकरों से पूछताछ करना आवश्यक समझा। कई दिनों तक प्रयत्न करने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर को एक नौकर से यह मालूम हो सका कि बाबूराव को सुखूबाई और श्रीपाद के संबंधों की जानकारी थी। बाबूराव को श्रीपाद का अपने यहाँ आना जाना फूटी आंखों न सुहाता था और इसके लिए कई बार वह अपनी पत्नी सुखूबाई को प्रताड़ित कर चुका था। इसी नौकर से इंस्पेक्टर को ये भी मालूम हुआ कि गायब होने से पूर्व रात को बाबूराव की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी और उस रात को सुखूबाई ने रामचंद्र नामक नौकर को सहायता के लिए बुलाया था। रामचंद्र भोजनालय का सबसे पुराना नौकर था। अशिक्षित होने के साथ ही वो बेहद सीधा साधा था। इंस्पेक्टर देशपुत्रे ने उसे एकांत में समझाते हुए कहा, तुम्हें बाबूराव के बारे में जानकारी अवश्य है? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम, रामचंद्र ने छूटते ही उत्तर दिया। अच्छा, तुम ये बताओ कि उस दिन रात में बाबूराव की तबीयत कैसे खराब हो गई थी और सुखूबाई ने तुम्हें क्यों बुलाया था? ये प्रश्न सुनते ही रामचंद्र के हाथ पांव ढीले पड़ गए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं बेकसूर हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तुम बेकसूर हो ये तो मैं भी जानता हूँ, पर तुम पूरी बात तो बताओ, देशपुत्रे ने अपना सवाल दोहराते हुए कहा।
एक दिन शाम को मालकिन ने मुझसे धतूरे का अर्क और एक बोतल शराब लाने को कहा। रामचंद्र ने घबराए हुए स्वर में उत्तर दिया। फिर मूला नदी के किनारे धतूरे के बहुत से पेड़ लगे हैं। मैंने वहीं से एक शीशी में धतूरे का अर्क निकाला, वापसी में एक बोतल शराब खरीदी और ये दोनों चीजें मालकिन को दे दी। आगे क्या हुआ यह मुझे नहीं मालूम सरकार। अच्छा, तो ये बताओ कि उस दिन रात को सुखुबाई ने तुम्हें क्यों बुलाया था? पुलिस इंस्पेक्टर ने गंभीरता से प्रश्न किया। ये सवाल तो आप मालकिन से ही पूछे सरकार, रामचंद्र ने गिड़गिड़ाते हुए उत्तर दिया। रामचंद्र की बातचीत से बाबूराव के गायब होने का रहस्य अवश्य बढ़ गया था, किंतु आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को निश्चित आधार भी मिल गया था। इंस्पेक्टर देशपुत्रे को यह अनुमान लगाते देर नहीं लगी कि बाबूराव के गायब होने में किसी न किसी प्रकार उसकी पत्नी सुखुबाई का हाथ अवश्य है। जब पुलिस इंस्पेक्टर पूछताछ करने दोबारा सुखुबाई के पास गया तो उसका रुख बदला हुआ था। पहुंचते ही उसने सुखुबाई से कहा, अब आप कृपया पति के वियोग का नाटक समाप्त कर दें। क्यों इंस्पेक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सुखुबाई ने अपने को संयत करते हुए आश्चर्य से पूछा। इसलिए कि हमें इस बात के प्रमाण मिल गए हैं कि बाबूराव के गायब होने में आपका हाथ है और इसी संदेह के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस अधिकारी ने दृढ़ता से उत्तर दिया। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं और मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, सुखुबाई ने भय से कांपते हुए कहा। क्या आपने रामचंद्र से धतूरे का अर्क नहीं मंगवाया था और फिर रात में अचानक बाबूराव की तबीयत खराब होने पर आपने उसे यहाँ नहीं बुलाया था? ये सुनते ही सुखुबाई आश्चर्य से आंखें फाड़कर देखती रह गई। कुछ क्षण के लिए उसे यह विश्वास न होता था कि पुलिस को सभी बातें मालूम हो गई हैं। सुखुबाई की अस्थिर मनोदशा का लाभ उठाते हुए देशपुत्रे ने उसे समझाते हुए कहा, अब आपका हित इसी में है कि आप बाबूराव के संबंध में सभी बातें सही सही हमें बता दें। प्रश्नों की बौछार से सुखुबाई के लिए अपने को संयत रख सकना कठिन हो गया था। वह फूट पड़ी और सिसकते हुए उसने कहा, मैं अब कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। मुझे अपने अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। वास्तव में बाबूराव की हत्या मैंने की है। कैसे? मैंने उस दिन रात में अपने पति को शराब में धतूरे का अर्क मिलाकर पिलाया था, जिससे सुबह होते होते उनकी मृत्यु हो गई। फिर मैंने उसी समय रामचंद्र को बुलाकर इसी कमरे में जहां आप बैठे हैं एक गहरा गड्ढा खुदवाया और उसमें अपने पति को हमेशा के लिए दफन कर दिया। ये भयानक रहस्योद्घाटन करते समय सुखुबाई की आवाज लगातार कांप रही थी। क्या बाबूराव का शव अब भी यहीं गड़ा है? पुलिस इंस्पेक्टर ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा। नहीं, कुछ महीने बाद गड्ढे को पुनः खोदा गया और बाबूराव के अस्थि पंजर को मूला नदी में बहा दिया गया। पुलिस द्वारा उसी समय सुखुबाई द्वारा बताए गए स्थान पर फिर खुदाई की गई। काफी गहराई पर गड्ढे से कुछ हड्डियां, बाल और दांत बरामद हुए। वैज्ञानिक जांच के लिए इन वस्तुओं को पूना के मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया। हड्डियों और दांत की वैज्ञानिक जांच द्वारा मृत व्यक्ति की आयु और कद के संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई वह पूर्णतया बाबूराव से मिलती थी। हत्या के इस रहस्यपूर्ण मामले में शव न मिलने के कारण पुलिस के लिए अपराध साबित करना आसान न था। फिर भी हत्या के उद्देश्य, परिस्थितियों की गवाही तथा अन्य वैज्ञानिक प्रमाणों से यह सिद्ध होता था कि बाबूराव की हत्या की गई है, जिसमें उसकी पत्नी सुखुबाई तथा भोजनालय के 2 नौकरों का हाथ है। इन सभी अपराधियों के विरुद्ध बाबूराव की हत्या करने के अभियोग में पुलिस द्वारा न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। उच्च न्यायालय में अपराधियों ने अपने बयान बदल दिए। फिर भी पुलिस द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रमाणों के आधार पर न्यायालय द्वारा सुखुबाई को आजीवन कारावास तथा भोजनालय के दोनों नौकरों को 2-2 वर्ष का कठोर कारावास का दंड प्रदान किया गया। न्यायालय द्वारा श्रीपाद को संदेह लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया। यदि आंसुओं से अपराधी की मनोदशा का कोई अनुमान लग सकता है तो यह उल्लेख करना असंगत न होगा कि न्यायालय में फैसला सुनते समय सुखुबाई की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। कहानी आपको कैसी लगी? जासूसी कहानियों का अपना ही विशेष आकर्षण होता है। जो कुछ पसंद आए उसे लाइक करने में झिझकने का क्या काम। तुरंत लाइक करें। यदि मजा ना आया तो अनलाइक करें। अपने विचारों को यहाँ कमेंट करें। सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को भी बताएं।